हेलो फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग टेट या सीटेट के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे जो आपका पिछले हफ्ते लक्ष्य एकेडमी बस्ती में संपन्न हुआ था। टेट और सीटेट के मैथ के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। मैथ के 61 से लेके आपका जो 90 तक का मैथ का क्वेश्चन है उसको हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। सबसे ज़रूरी बात क्या है, जिन बच्चों के पास पेपर नहीं है, टेस्ट पेपर नहीं है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेपर का PDF मैं भेज दूंगा, वहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। या तो आप हमारे फेसबुक पेज से मैथ विद कृष्णा से आपको यहाँ से पेपर मिल जाएगा, या तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेपर का PDF लिंक डाल दूंगा जहां से आप पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 61 मैथमेटिक्स का क्या कर रहा है, आंकड़े दिया है 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10 और 8 के माध्य थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। जहां पे आपका दिया है माध्य, वहां पे आपको क्या कर लेना है, माध्यिका कर लेना है। क्या कर लेना भैया, माध्यिका कर लेना है। माध्यिका और बहुलक का माध्य होगा, इसका माध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है। दोनों निकालने के बाद इसका माध्य फिर से निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे। ठीक है, तो आरोही या अवरोही क्रम में। तो हम लोग क्या करेंगे, घटते से बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। बढ़ते क्रम में देखिए ध्यान से, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9 और 10। ये आपका आंकड़ा जो है ये बढ़ते क्रम में हो गया। अब यहां से हम लोग माध्यिका निकालेंगे तो 8 है आपका, 4 इधर से और 4 इधर से, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 8 8 16 और बटे 2 कर देंगे, जो आएगा वही आपकी माध्यिका कहलाएगी। कितना आ गया भैया, 8 आ गया। अब बहुलक कह रहा था, तो बहुलक का मतलब जिसकी बहुत ज्यादा हो, मात्रा संख्या ज्यादा हो। तो 1 2 3 बहुलक क्या होगा, इस पूरे आंकड़ों में 8 की बहुलता ज्यादा है, तो बहुलक क्या होगा भैया आपका 8। बहुलक क्या हो गया 8। और क्या कहा था उसने, माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात करना था आपको। तो माध्यिका 8 बहुलक 8 संख्याएं हैं जो आपका माध्य होता है मीन मीडियन मूड। मीन जो होता है योग बटे संख्या होता है। योग आपका 2 कितनी है, 1 8 8 16 और संख्याएं कितनी है 2। 16 बटे 2 करेंगे तो आपका आएगा आंसर यहां से 8। क्या आएगा भैया 8। विकल्प नंबर बी को टिक कर लीजिएगा। आंकड़ों का जो माध्यिका और बहुलक का माध्य होगा क्या आएगा भैया, वो 8 आएगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं अगले सवाल पे। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां से। माध्यिका, माध्य और बहुलक, इसका हम लोग एक अलग से वीडियो सीखेंगे अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य भी है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है परास, ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी 62 का ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 63 लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज की कोई दो भुजाएं सदैव, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। तो कह रहा है कि कोई दो भुजाएं सदैव घटती हैं नहीं, बढ़ती हैं नहीं, सदैव बराबर रहती हैं। एकदम सही है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं सदैव क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती है भैया, बराबर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, 63 का सी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 64। 64 क्या कह रहा है, एक फिगर दिया भैया आपका, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है फिगर में, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा आप। ये फिगर दिया ए बी और सी, और क्या दिया है कि ए बी बराबर बी सी। तो बी सी नहीं होगा भैया, आप ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर बी सी प्रिंट हो गया है, तो आपको बी सी की जगह पे क्या कर लेना है,
ए बी बराबर ए सी सही कर लेना है। 64 नंबर क्वेश्चन है जहां पे आपको सही करना है कि ए बी बराबर क्या होगा ए सी, और क्या दिया है कोण बी ए सी का मान दिया है 80 अंश। क्या दिया है 80। तो ध्यान दीजिएगा अगर ए बी बराबर ए सी, ये जो भुजा है ए बी ये इसके बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसका मतलब कोण बी और कोण सी क्या होगा भैया बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180। तो इस एंगल का मान इस एंगल का योगफल कितना आना चाहिए 180। तो हम लोग यहां से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की जब बात करेंगे तो 180 आना चाहिए। कोण ए का मान आपका ऑलरेडी दिया है 80, हम लोग बी को x मानते हैं, दोनों बराबर इसलिए सी भी x हो जाएगा और आपका 180 के बराबर आएगा। यहां से हल करेंगे 2x, ये 80 यहाँ पक्षांतर होगा तो घटेगा, क्या बचेगा 100, यहाँ से कैंसिल होगा और x का मान कितना आएगा भैया 50। x का मान कितना आ गया 50। क्या पूछा था आपसे कोण ए सी डी का मान, ए सी और डी यहाँ पे दिया था डी, इस एंगल का मान पूछा इस एंगल का। ध्यान दीजिएगा ये आपका 80 दिया था, हमने x का मान निकाला 50, ये भी आपका हो गया 50। तो हमको पता है ना कि एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है 180। एक सरल रेखा के एक तरफ स्थित कोण का मान कितना होता है, ये पूरा 180 बनना चाहिए, जिसमें से आपका 50 यहां बन चुका है। तो यहां कितना बचेगा 180 माइनस 50 बराबर कितना बनेगा भैया 130। ये आपका 130 बनेगा। नोट कर लीजिएगा कोण ए सी डी का मान जो होगा वो 130 होगा। विकल्प नंबर ए 64 का विकल्प नंबर ए सही है। नोट कर लीजिए फिर चर्चा करते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 65। 65 क्या कह रहा देखिए ध्यान से, कह रहा कि एक दुकानदार एक दिन में 120 पुस्तकें बेचता है। एक दिन में बेचेगा 120 पुस्तक, 2 दिन में 240, 3 दिन में 360। तो कह रहा है 17 दिन में कितना बेचेगा। तो 17 गुणे 120, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 8 20, 20 40, 2040 रुपये आ रहा होगा आंसर 2040। बिल्कुल आपका विकल्प नंबर सी सही है। 65 का विकल्प नंबर सी। नोट कर लीजिए फिर चर्चा करते हैं अगला। 66 क्या आ रहा देखिए ध्यान से। 66 कह रहा भैया आपका कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है। ध्यान दीजिएगा माध्य या औसत दोनों सेम चीज है। ये आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के माध्य का फार्मूला है n+1/2। और क्या कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य है वो क्या है 15 है। देखो ध्यान से यहां से, तो इसका मतलब n+1/2 का मान कितना दिया है 15 दिया है। n+1 बराबर हो जाएगा 30, n बराबर कितना आएगा भैया 29 आपका आएगा आंसर। तो पूछा है n का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिएगा 65 का डी। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का फार्मूला है। माध्य आपका दिया है 15, हमने n का मान निकाल लिया 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 67। 67 क्या कह रहा है भैया आपका 67 कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 7 है। ध्यान दीजिएगा कि आपका औसत होता क्या है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ये आपका औसत का फार्मूला है। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अगर यहां से योग निकालना होगा तो क्या आएगा औसत गुणे संख्या, ये आ जाएगा। तो सवाल ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। औसत दिया है और संख्या दिया है, तो औसत और 3, तो 3 का योग क्या हो जाएगा 3 संख्याओं का योग औसत गुणे संख्या। औसत है 7, संख्या है 3, कितना आ गया भैया 21। चलिए अगला कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 4। तो पहली 2 का योग कितना दिया 4, हाँ 4, 4 दूनी 8। पहली 2 का योग हो गया 8। फिर कह रहा तीसरी संख्या क्या है, तो अगर तीनों संख्याओं के योग में से आपके 2 संख्याओं का योग निकाल दिया जाए तो तीसरी अपने आप मिल जाएगी। तीसरी संख्या क्या होगी देखो ध्यान से, थर्ड संख्या जो होगी 21 माइनस 8। अगर यहां से आएगा तो आपका आएगा 13, 7, 20 और 1 21। आंसर आपका आएगा 13 और विकल्प नंबर बी सही है। 67 का बी सही है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नोट करिए इसको। 66 के बाद आपका 68 क्या कह रहा है, देखिए 68 नंबर कह रहा है आपका 20 सेंटीमीटर भुजा, ए का मान दिया है 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, यही होता है। वैल्यू पुट करेंगे, √3/4 भुजा का मान दिया है 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, यहां से कैंसिल होगा और आपका आंसर आ रहा होगा 100√3। किस विकल्प में दिया भैया, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा क्षेत्रफल, वर्ग सेंटीमीटर। आपका विकल्प नंबर बी दिया है 68 का बी, नोट कर लीजिए। ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 भुजा स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 68 के बाद 69 क्या कर अभी आपका ध्यान दीजिएगा। एक कमरा 9 मीटर लंबा है, एल आपका 9 मीटर है, कमरे की लंबाई 6 मीटर चौड़ा है, इस पर 25 सेंटीमीटर की ये कमरे की लंबाई चौड़ाई हो गई, कमरे की लंबाई और चौड़ाई हो गई। इस पर ईंट का क्या लगाना है, इस पर 25 सेंटीमीटर लंबी और 12 सेंटीमीटर चौड़ी। कितनी ईंटें लगेंगी, ध्यान दीजिएगा। तो हमको अगर ईंट की संख्या बताना है तो ईंट की संख्या बराबर जो होगा वो कमरे का आयतन बटे कमरे का क्षेत्रफल बटे ईंट का क्षेत्रफल निकाल देते हैं हम लोग यहां से। L इंटू बी कमरे का हो जाएगा, तो L और V, L9 दोनों को हम लोग एक राशि में चेंज कर लेंगे। ये मीटर या सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते। 1 मीटर बराबर भैया कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसी को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, 9 × 100, यहाँ पे 6 × 100। ये आपका कमरे का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पे ईंट का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आपका ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है 25 × 12। हल करेंगे, 25 चौक के 100, 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6। अब हल कर लीजिए, 9 दूनी 18, 2 0 चिपकेगा आपका। कितना ईंट लग रहा भैया, 1800 ईंटों की संख्या लग रही है। कितना, विकल्प नंबर आपका सही है सी, 69 का सी। ये कमरे का लंबाई चौड़ाई, ईंट की लंबाई चौड़ाई, कमरे की लंबाई गुणे चौड़ाई में ईंट की लंबाई गुणे चौड़ाई से भाग कर देंगे तो आपका कमरे में लगे ईंटों की संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए। जब भी आपको भाग करना होगा, अनुपात का मतलब है दो राशियों को भाग करना और भाग का मतलब है हमेशा सजातीय राशियों के बीच अनुपात निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भैया क्या दिया है, 70 नंबर क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है, एरिया दिया है 6 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। उसका आधार दिया भैया आपका, आधार दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला सबको पता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया है 6, 1/2 आधार का मान दिया 4, ऊंचाई h नहीं दिया है, 2 से काट दो, 3 से इसको काट देंगे, h बराबर आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी भैया, 3 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर आपका ए सही है, 70 का ए सही है, नोट कर लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। चलिए 70 के बाद आपका 71 नंबर क्या कह रहा है, 71 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है x का x प्रतिशत का मतलब गुणा x गुणे x/100 बराबर x का x प्रतिशत बराबर 36 है। यहां से आपका देखो x स्क्वायर, ये गुणा यहां हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 3600 आ जाएगा और x बराबर वर्गमूल लेंगे तो ये 60 आएगा। क्या आएगा भैया, 60 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका विकल्प नंबर सी सही है 71 का। चलिए अगला आपका 71 के बाद आपका क्वेश्चन है भैया 72 कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखो ध्यान से, यहां पे मैंने लिखा ए, यहां पे मैंने लिखा बी। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अगर बी 100 रुपये कमाता है तो ये कितना कमाएगा, 125 कमाएगा। क्लियर है ना, 25 अधिक है।
फिर कह रहा है तब बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, जिसका प्रतिशत पूछेगा। बी का प्रतिशत पूछा है तो बी को ऊपर रखना है, ए के सापेक्ष पूछा है ए को नीचे रखना है और गुणे 100 करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। 25 25 125 चौक के 100, 20 बार ये कटेगा और 20 चौक 80, 80% आएगा। बी की आय जो है वो ए की आय का 80% है। कितना है? 80%। ये आपका विकल्प नंबर बी सही है, नोट कर लीजिए, विकल्प नंबर बी सही है। 72 के बाद आपका अगला क्वेश्चन है 73। 73 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। x रेशियो y का मान दिया है 3:4 और y रेशियो z का मान दिया है 8:9। पूछा है x y और z का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इस सवाल को कैसे लगाना देखिए ध्यान से। क्या करना है आपको, तीनों राशियों को लिख लेना है, एक्स वाई और जेड। अब देखो ध्यान से, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई 3 4 है और वाई जेड के नीचे वाई जेड 8 और 9 है। कुछ करना नहीं है आपको, एकदम आसान तरीका बता रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपका जो फिल इन द ब्लैंक है, खाली जगह है, उसके बगल वाला अंक उसके जगह ले लेगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब सीधा सीधा गुणा करना है आपको, 8 3 24, यहाँ पे अगला है 32, यहां पे अगला गुणा बताएगा 36। कुछ कट रहा है 4 से, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36, क्योंकि अनुपात हमेशा अपने सरलतम रूप में होता है। तो x रेशियो y रेशियो z का जो मान आएगा 6 8 और 9 के रेशियो में आएगा। ठीक है, 73 नंबर का विकल्प नंबर आपका बी सही है, नोट कर लीजिए। हमने कहा जो अंक जो स्थान खाली बचेगा उसका जगह उसका बगल वाला ले लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला 73 के बाद आपका 74 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। 74 कह रहा है कि किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है। संख्या टोटल कितनी है विद्यालय की? 100 छात्र टोटल विद्यालय में हैं। वहां 10% वार्षिक दर से छात्र संख्या वृद्धि, हर साल 10% बढ़ते हैं। तो 100 का 10% 10 होता है, एक साल में 10। ठीक है, 10% वार्षिक दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या छात्र संख्या कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान से, 100 है तो 2 वर्ष बाद पहले 100, फिर अगले साल 110 है, कितना है? 10% वार्षिक है, तो ये आपका 110, फिर अगले साल 110, यहां से 2 0 कैंसिल, यहां से 2 कैंसिल, 11 करें 121 हो जाएगी भैया आपका। ठीक है, जो आपका फार्मूला होता है ए बराबर P 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 1, यहाँ पे दर, यहाँ पे बटे, यहाँ पे समय, इससे भी लग जाएगा आपका। इसी का प्रसार रूप है ये, देखो ध्यान से। यहाँ पे 100 + 1/10, 110/100, 110/100। एन की वैल्यू क्या रखोगे आप? 2 रखोगे, 2 साल की बात कर रहे, 2 बार आएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। 74 के बाद आपका 74 का आपका विकल्प नंबर बी से 121। 75 क्या कर रहा भैया आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपये, प्रिंट प्राइस अंकित मूल्य है 8000। फिर कह रहा है इसे 7200 रुपये में, सेलिंग प्राइस 7200 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब जो छपा मूल्य था 8000 रुपये, बेचा कितने में? 7200 रुपये में। तो कितना छोड़ा है, यहां से देखो ध्यान से, कितना छोड़ा है? 72 8 8000 होगा ना। तो इसका मतलब है छूट जो दिया है आपका वो दिया है 800 का, 800 का छूट दे दिया। छूट का जब परसेंटेज आपसे पूछेगा, जिसका परसेंटेज पूछता है वो हमेशा ऊपर होता है। तो 800 आपका ऊपर हो गया। हमेशा छूट जो निकलेगा वो आपका प्रिंट प्राइस के सापेक्ष निकलेगा, अगुणे 100। 2 0 कैंसिल, 1 यहां से कैंसिल, 8 दाएं 80। कितना छूट दिया है ये? 10% का छूट दिया है। चलिए विकल्प नंबर आपका ए सही है, 75 का ए सही है। अगला देखिए 76 का। कोई भी वस्तु का दाम आपको छूट किस पे देगा? वो प्रिंट प्राइस पे देगा ना भैया। चलिए नेक्स्ट देखिए 76 नंबर। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? चलिए
इसका आपका विकल्प नंबर जो है डी सही है। अभी चर्चा करते हैं इस पे एक बार विस्तार से, ठीक है। चलिए 76 का आपका डी सही है। 77 का आपका पूछा है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 निम्नतम रूप में है, निम्नतम रूप में है। तो देखो ध्यान से, आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां से ये पता है, यहां से ये पता है एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पता है ना। तो यहां पे क्या होता है ए माइनस बी, मतलब ये आपका होगा एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, नीचे आपका एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान दीजिए कुछ कट रहा है, ये कट रहा है आपका, ये आपका बच गया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, विकल्प नंबर आपका डी। 77 का विकल्प नंबर डी सही है। 76 पे भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इसको आपको बताना है विस्तार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 77 के बाद 78 क्या कह रहा है आपका, देखिए ध्यान से। 78 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 23। तो कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा। एकदम आसान तरीका, इसी को लेके चलना है आपको। क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 25 हो जाएगा ना। देखो ध्यान से, ये किसका फॉर्मेट है, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, बराबर क्या हो गया 25, वर्गमूल ले लीजिए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5। आंसर क्या आ रहा भैया आपका 5 आ रहा है, वो विकल्प नंबर ए में सही है, 78 का ए सही है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए 79 नंबर देखिएगा, अगर आपका 79 नंबर कह रहा है आपका, सरलीकरण का सवाल है 2.8 गुणे 4.5 माइनस 1.71 भागा 1.9। अब आपको वर्डमास वाले फार्मूले पे आना है। किस पे आना भैया, वर्डमास वाले फार्मूले पे आना है। पहला काम देखो, पहले आपको 20 से ब्रैकेट ऑफ डिवाइड पहले हल करना है। 19 9 171, तो ये आपका 0.9 आ गया। यहां पे जब गुणा करेंगे तो ये आपका 12.6 आएगा। कितना आएगा भैया 12.6 आएगा। जब दोनों का अंतर करेंगे तो यहां पे 16 से 9 गया, कितना आएगा भैया 9 7 16, 7 पॉइंट हो गया, 11 बचा, 11.7 आपका आंसर आ रहा होगा। किस विकल्प में दिया भैया, विकल्प नंबर सी, 79 का सी सही है, नोट कर लीजिए। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां से 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। इसको एयरफोर्स ने पूछा था पिछले संडे को पेपर हुआ था ना, संडे नहीं पिछले हफ्ते में, तो वहां पे पूछा था प्रथम n विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता भैया n स्क्वायर। तो n का मान दिया है सवाल में 35 प्रथम विषम संख्या प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल बताना था। तो आपका यहां से n स्क्वायर और 35 का स्क्वायर करना हमने ट्रिक बताया था आपको। यहां से 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 3 से 1 बढ़ा के गुणा कर लोगे 4 से, 4 3 12, 12 25 आ रहा होगा आंसर आपका। किस विकल्प में दिया भैया आपका, विकल्प नंबर ए, 80 का विकल्प नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए 80 के बाद अब जो आपका सवाल है वो सवाल केवल और केवल मैथमेटिक्स के पेडागॉजी के सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक आप चर्चा कर लिए हमने 80 तक। 80 के आगे केवल और केवल आपके पेडागॉजी के सवाल हैं, ठीक है, उस पर हम चर्चा करते हैं। इतना नोट कर लीजिए पहले, नोट हुआ भैया। देखिए हमने आपका क्वेश्चन नंबर 76 को हमने रोक रखा था। देखो एक रेडीमेड फार्मूला इसका होता है, क्या पूछ रहा है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो जो इसका हानि प्रतिशत होता है भैया वो रेडीमेड फार्मूला है कि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी तो हानि का परसेंटेज होगा y अपॉन x प्लस वाई गुणे 100। ये एक रेडीमेड फार्मूला है, यहां से रखने पर भी आपका आंसर आएगा। देखो ध्यान से, हानि का प्रतिशत, यहाँ पे y का मान दिया है 6 और x का मान दिया है 144, y का मान दिया है 6 और गुणे 100 करेंगे। यहाँ से
ध्यान दीजिएगा 6 अपॉन ये 150 गुणे 100, यहां से कटेगा ये कुछ 25 छक्का 150 और 25 चौके 100, 4% की हानि आ रहा होगा विकल्प में। विकल्प नंबर आपका डी 76 का डी, ये रेडीमेड फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका हम आपको बेसिक बताते हैं कैसे लगेगा सवाल, देखो ध्यान से। 76 का बेसिक तरीका देखिए, हम क्या मान लेंगे, माना एक कलम ही दिया ना, एक पेन, जो भी आपका है, एक पेन का विक्रय मूल्य एसपी 1 रुपया। अगर हम एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लेते हैं तो 144 का क्या होगा, 144 का एसपी 144 रुपया हो जाएगा। और आगे 6 पेन का एसपी क्या होगा, 6 पेन का एसपी भी क्या हो जाएगा भैया, 6 रुपया हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अगर 144 बेचने पर हानि कितने की हो भैया, रुपए कितने हुई, रुपए 6 की, 6 का एसपी 6 है और 6 के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। ध्यान दीजिएगा, तो 144 का अगर हमको सीपी निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य है कितना, यहां से आपका विक्रय मूल्य 17 और यहां 17 है ना, सॉरी 144 है, 144 और प्लस हानि कितने की है, 6, आपका कितना हो गया 144 6 150। ये आपका सीपी आ गया 144 का सीपी, 144 का एसपी, यहां पे देखो 144 का विक्रय मूल्य 144 रुपए है, 144 का क्रय मूल्य कितना भैया 150 रुपए है। इसका मतलब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये ज्यादा की ज्यादा, सीपी ज्यादा है ना, तो घाटा हो रहा है। और घाटा कितने का हो रहा है, 150 माइनस 144, घाटा हो रहा है 6 रुपए का। घाटे का परसेंटेज कैसे निकलेगा, 6 बटे क्रय मूल्य के सापेक्ष और गुणे 100, यहां से 25 बार घटेगा, 25 चौके 100। हमने कहा था ना रेडीमेड फार्मूले में भी आपका 4% आया था, यहां भी आपका 4% आया। जो इसका बेसिक का आखिरी लाइन है वही आपका रेडीमेड फार्मूला बन जाता है। तो नोट कर लीजिए 76 का आपका नंबर था ये, हाँ 76 क्वेश्चन। हमने क्या किया, एक पेन का एसपी 1 रुपया, तो 144 का एसपी 144, 6 का एसपी 6 रुपए। हमको पता है कि 144 को बेचने पर हानि कितनी हो रही है, 6 के एसपी के बराबर हो रही है, मतलब 6 की हानि हो रही है। तो अगर 144 का सीपी निकालना हो तो आपका 144 का एसपी प्लस लॉस 150 रुपए आएगा। हमने क्या कहा, 150 अगर क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 144, तो घाटा 6 का होगा। घाटे का परसेंटेज जिसका निकालना है वो ऊपर सीपी के सापेक्ष निकलता है, वो 100 कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ से। अब पेडागोगी के सवाल शुरू होंगे आपके। हमने 80 तक चर्चा किया था, 80 के आगे देखिए ध्यान से, केवल आपको अब टिक करना है। कह रहा है कि पाई चार्ट है, तो भैया पाई चार्ट में विकल्प नंबर 1 गणित के सूत्रों का चार्ट है, गणित शिक्षण की विधि है, वृत्ताकार संरचनाओं को बनाने वाला है। फिर कह रहा है आंकड़ों को प्रस्तुत करने का तरीका, बिल्कुल भैया सही एकदम। पाई चार्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 81 का विकल्प नंबर डी सही है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का तरीका है पाई चार्ट। चलिए अगर हम लोग 82, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कहलाती है, तो भैया विकल्प नंबर डी पे ध्यान दीजिएगा। उसने कहा है कि प्रमुख संख्या, क्या कहा है, प्रमुख संख्या। तो किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, एलिमेंट की संख्या प्रमुख संख्या कहलाती है। विकल्प नंबर डी को टिक करिएगा। 83 की बात कर लेते हैं। कह रहा कि 6 0 4 आगे डैश डैश दिया है और आगे 6, कह रहा 11 से विभाज्य है। ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाज्य है, तो इस रिक्त स्थान पर क्या लिखा जाएगा, क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। विकल्प से जैसे हम विकल्प से 5 रखेंगे, देखो कैसे, हमने कहा था कि 11 से भाज्यता का नियम कहता है एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या। तो देखते हैं लोग एकांतर, 6 4 10 6 16 अंतर करना है। यहां पे क्या रखें कि अंतर या तो 0 आ जाए
या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या। तो विकल्प में हमको 5 दिखाई दिया, जैसे ये 5 रखेंगे तो 11, 16 से 5 जाएगा 11, और ये 11 से कटने वाली संख्या है, इसका मतलब खाली स्थान पे क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। विकल्प नंबर आप डी सही कर लीजिए, 83 का डी। चलिए अगला 11 से भाजता का नियम, हमने भाजता के नियम का वीडियो बनाया है, वहां से आप सीख सकते हैं। चलिए 84 कह रहा है कि 80 को रोमन में लिखना है, L 50 60 70 80, ये आपका 80 का रोमन भी है, नोट कर लीजिए, L 50 60 70 80। 84 का आपका विकल्प नंबर बी सही है। अब हम लोग 85 नंबर पे आते हैं। 85 नंबर कह रहा है यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति है। गणित के अध्यापक के लिए कह रहा है, मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाना है, तो भैया उसका जो विकल्प नंबर ए सही है 85 का, उसको सही कर लीजिएगा। विश्लेषणात्मक परीक्षण, विश्लेषणात्मक परीक्षण आपका सही है, विकल्प नंबर ए। चलिए अगला 86 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। नीचे दिए गए उद्देश्यों में इसका एक उद्देश्य नहीं है। तो पहला उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने देना, सही है। निदान व उपचार के साधन की व्यवस्था करना, ये भी सही है। बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम करना, एकदम सही है। एक नहीं सही है, विकल्प नंबर जो बी में दिया है वो दिया है छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग का प्रयोग करना, नहीं बिल्कुल नहीं सही है, ये आपका विकल्प नंबर बी। चलिए अगला गणित का शिक्षक 87, गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि से करता है, तो आपका निगमन विधि भैया, निगमन क्या है, निगमन। 87 का विकल्प नंबर बी सही है। अज्ञात से ज्ञात की ओर की बात कर रहा है तो निगमन विधि में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अगला 87 के बाद 88। 88 नंबर क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी 8 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर लंबा है, आयत का परिमाप निम्न क्रिया द्वारा निकालता है। कैसे निकालता है, 10 + 8 + 10 + 8, ऐसे आयत का परिमाप निकाल रहा है। तो कह रहा है कि विद्यार्थी का जो ये हल है किस शिक्षण विधि पर आधारित है, तो विकल्प नंबर डी जो आपका है निगमन विधि पर आधारित है। किस भैया, निगमन विधि पे आधारित है। 88 का विकल्प नंबर डी सही है। चलिए अगला 89 नंबर जो है थोड़ा सा इसमें संशय है, स्टार कर लीजिएगा, अगली क्लास में हम चर्चा कर लेंगे 89 पे। 90 नंबर लास्ट आपका आज का सवाल है। क्या कह रहा है, आप कक्षा 5 में पढ़ा रहे हैं, कह रहा कि आप कक्षा 5 में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपने एक छात्र से पूछा कि इस गिलास को पानी से भर दिया जाए तो क्या कहेंगे। इस पर छात्र ने बताया भरा हुआ गिलास, पानी का गिलास, गिलास का आयतन। इससे ज्ञात होता है कि छात्र को स्पष्ट ज्ञान है। पहला आयतन के सूत्र का नहीं, बिल्कुल नहीं। आयतन की इकाई का ये भी नहीं सही है। आयतन की माप का ये भी नहीं सही है। आयतन की अवधारणा का एकदम स्पष्ट है विकल्प नंबर बी। 90 का विकल्प नंबर बी कह रहा है कि अगर किसी छात्र को पानी से भर दिया जाए गिलास और कहा जाए तो क्या कहेंगे। इस पर छात्र ने बताया कि भरा हुआ गिलास जो है गिलास का आयतन बता रहा है। इसका मतलब बच्चे को आयतन के अवधारणा की जानकारी है। ठीक है, तो ये आपका आज का मैथमेटिक्स का 61 से लेके 90 तक का हल था, जो पिछले हफ्ते लक्ष्य एकेडमी बस्ती में टेस्ट संपन्न हुआ था। अगली क्लास में हम लोग इसी सीटेट के हिंदी के पेपर को हल करेंगे। उसके बाद फिर अगली क्लास में हम लोग मेन, मीडियन, मूड, माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।